बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। चलें जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। द थीम ऑफ अदरनेस इन ओथेलो या थीम ऑफ रेसिज्म इन ओथेलो. In the post-colonial context, it is impossible to read Shakespeare's Othello without considering the issues of race, color, and hegemonic ideologies as they are presented in the play. यहाँ पे देखें पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट है. व्हाट इज कॉलोनियल एंड व्हाट इज द पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि व्हाट इज कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियल नॉवल या कॉलोनियल ड्रामास, ट्रेजेडीज या ऐसी स्टोरीज क्या होती हैं. कॉलोनियलिज्म बेसिकली ये था कि एक वक्त था जब वेस्टर्न ने, बल्कि अभी भी ऐसे ही है कि वेस्टर्न ने जो है क्या किया था, जिसमें यूरोप और अमेरिका, इन लोगों ने क्या किया था कि इनके बॉर्डर पे जो स्टेट्स थी ना, रशिया, यूरोप, अमेरिका, इन्होंने क्या किया कि जो इनके बॉर्डर पे जो स्टेट्स थी इन्होंने उसको कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि डिस्टेंट टेरिटरी पे कब्जा करना शुरू कर दिया. जैसे हम एक देख सकते हैं कि इंडिया ने जैसे कश्मीर को कॉलोनाइज कर लिया. ठीक है, तो जो उसके बॉर्डर के ऊपर जो जो वीक स्टेट्स होती थी उनको वो अपना करके उसको कॉलोनाइज कर लेते थे. ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म. मोर ओवर इन्होंने क्या किया, अमेरिकन ने, चलें ये तो जो बॉर्डर पे जैसे रशिया ने ये किया ना, फिर रशिया बहुत बड़ा हो गया था, सबसे बड़ा मुल्क जो है वो फिर इस वक्त रशिया है. लेकिन फिर बाद में क्या किया कि अमेरिका और जो बरतानिया है, ब्रिटिशर्स, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिस्टेंट टेरिटरीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ पोस्ट कॉलोनियल. अब अफ्रीका जो है वो मतलब आप समझ लें कि दरिया के एक तरफ जो है, थेम्स रिवर के एक तरफ जो है वो ब्रिटिशर्स रहते हैं और थेम्स रिवर के दूसरी तरफ हम अफ्रीकन्स हैं. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया था. ठीक है, और पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स कौन से हैं, जो कॉलोनियल नॉवेल्स के जवाब में जो नॉवेल्स लिखे गए, जो स्टोरीज लिखी गई, जो लिटरेचर है, उसको हम कहते हैं ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है. एक कॉलोनियल लिटरेचर हो गई, फिर उसके बाद वाली, पोस्ट का मतलब होता है उसके बाद वाला. इसी तरीके से आपका मॉडर्निज्म आएगा, देन पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि मॉडर्निज्म के बाद. ठीक है, आपका हमने अभी एरास पढ़े है ना, हम चौसर है तो हम उसको चौसेरियन एज कहते हैं या एज ऑफ रेनेसेंस कहते हैं. देन एलिजाबेथन एज है. देन उसके बाद फिर हमने जो है जो कैस्टन एज पढ़ी. इस तरीके से हम करते 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 इंडस्ट्रियलिज्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जाके हम मॉडर्निज्म पे आएंगे, देन पोस्ट मॉडर्निज्म, फिर कॉलोनियलिज्म एंड देन पोस्ट कॉलोनियलिज्म. तो ये डिफरेंट एजेस हैं इंग्लिश लिटरेचर की जो कि हम पढ़ते हैं. अब यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि वो जो पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, और जी 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 बिल्कुल, एडवर्ड सैड जो है वो पोस्ट कॉलोनियल नहीं, वो कॉलोनियल लिटरेचर, उसने पोस्ट नहीं था, वो कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल दोनों का ही मिक्सचर था. ठीक हो गया. अच्छा, इधर यहाँ पे देखें वो कहते हैं इन दिस पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट इट इज इम्पॉसिबल टू रीड शेक्सपियर्स ओथेलो विदाउट कंसिडरिंग द इश्यूज ऑफ रेस. जब भी हम कॉलोनियलिज्म पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमेशा इश्यू ऑफ रेस, वाइट एंड ब्लैक, सुपीरियर और इंफीरियर, फिर जो कब्जा कर चुका होता है यानी कि डोमिनेटिंग एंड डोमिनेंट, दोनों टेरिटरीज को देखा जाता है कि किसने डोमिनेट कर लिया, डोमिनेटेड एंड डोमिनेटिंग, दोनों को देखा जाता है कि कौन डोमिनेटेड है और किसको डोमिनेट कर लिया है. ठीक है, जैसे हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो क्या है, वहां पे इस वक्त अमेरिका जो है वो डोमिनेटिंग है, और जो डोमिनेटेड क्या है वो जो अफगानीज हैं. ठीक है, कलर एंड hegemonic ideologies as they are presented in the play. As we go through the play, we see a complex relation between a black man and a white woman and the state.
अब हम जब प्ले आगे जाता है तो हम देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन है बिटवीन एक ब्लैक मैन का, एक वाइट वीमेन का और स्टेट का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, रेसिज्म में हमेशा सबसे पहले रेशियल कॉन्फ्लिक्ट ही आएगा। इन ओथेलो इज एविडेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ओथेलो इज डिपिक्टिंग as an other or outsider from the beginning of the play. Within the opening lines of the play, we see how Othello is distanced from much of the action that concerns and affects him. He is ambiguously referred to as he or him by Rodrigo and Iago for much of the first scene. And when they do begin to specify just who they are talking about, they use racial epithets, not name. रेशियल एपिथेट्स का मतलब होता है रेशियल स्लोगन्स यूज करते थे, उनके नाम नहीं यूज करते थे। तो अगर हम रेशियल कन्फ्लिक्ट की बात करें ओथेलो के अंदर, तो ओथेलो को क्या डिपिक्ट किया गया? ओथेलो को हमेशा अदर का क्या कहा जाता था, आउटसाइडर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, उसको शुरू से ही, क्योंकि वो एक जो है काला हबशी था, मूर था, तो उसको हमेशा आउटसाइडर। और इस तरीके से विद इन द ओपनिंग ऑफ द प्ले हमने देखा कि किस तरीके से ओथेलो को इज डिस्टेंट फ्रॉम मच ऑफ द एक्शन, किस तरीके से उसको मच ऑफ द एक्शन से थोड़ा दूर रखा गया कंसर्न्स एंड इफेक्ट से। और उसकी ही इज एम्बिजियसली रेफर टू एज ही और हिम। और उसको एम्बिजियसली क्या रेफर किया गया? कभी उसको ही और हिम कहा जाता था बाय रोड्रिगो और इएगो। हालांकि जब कमांडर कोई होता है तो उसको हम बड़े अदब के साथ जो है वो मुखातिब करते हैं, ऐसे हम बात नहीं करते। एंड व्हेन दे डू बिगिन टू स्पेसिफाई जस्ट हु दे आर टॉकिंग अबाउट, दे यूज रेशियल एपिसोड। और जब वो स्पेसिफाई करते थे कि भाई जिस वो ओथेलो के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो रेशियल एपिथेट्स जस्ट लाइक मूर, ब्लैक, इस तरह की वो बात करते थे, उसका नाम नहीं लेते थे। Iago uses racism in the opening scene of the play as a spark to inflame Desdemona's father, Senator Brabantio, against Othello. Othello जो है वो यूज करता है रेसिज्म को शुरू की सीन्स में, ताकि वो इन्फ्लेम करे डेस्डेमोना के फादर को, जो कि सेनेटर ब्राबेंटियो था, अगेंस्ट ओथेलो। After Iago and Rodrigo raises a clamor outside Brabantio's house late one evening, the senator awakens and comes to a window. Iago then uses vulgar animal imagery to slur Othello, telling Brabantio that the Black Moor has seized his greatest treasure. ठीक है, उसने एक वल्गर सी एनिमल इमेजरी किस तरीके से उसने कहा मूर ने सीज कर लिया। सीज कौन करता है? एनिमल करता है। ठीक है, दबोच लेना। हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजर, उसके ग्रेटेस्ट ट्रेजर को उसने सीज कर लिया। हमेशा एनिमल सीज करता है, और वो कहता ब्लैक मूर ने सीज कर लिया भाई तुम्हारी डॉटर को। हिज डॉटर एंड एट द वेरी मोमेंट इज डिफाइलिंग हर। Iago shouts to Brabantio, now very now an old black ram। उसको वो रैम कहता है, ओल्ड ब्लैक रैम। रैम आपको पता ही है किसको कहते हैं? वो जो बारहसिंगा, ठीक है, मेल डियर जो होता है। इस टपिंग योर वाइट यू, वो जो है तुम्हारी वाइट यू, यानी कि तुम्हारी खूबसूरत बेटी को वाइट यू, वो यहाँ पे देखिए वो सारी एनिमल इमेजरी, ब्लैक रैम एंड वाइट यू, अराइज अराइज। नाउ दैट इज द कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कि किस तरीके से यहाँ पे थीम ऑफ रेसिज्म को एलिबोरेट किया है ओथेलो में शेक्सपियर ने। There is an obvious racism in this quote when Brabantio reacts with incredulity. Iago replies with a metaphor that this time compares Othello to a horse. ठीक है, अच्छा, what is imagery and what is metaphor? आपने पढ़ा होगा सिमिलीज एंड मेटाफर। मैं आपको किसी दिन ना थोड़ा सा बताऊंगी कि मेटाफर क्या होता है। ये जब हम अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स की अमेरिकन लिटरेचर में सप्ली आती है, उसकी रीजन यही होती है कि स्टूडेंट्स जो है, जो आप लोगों का अमेरिकन लिटरेचर का पेपर आता है ना, उसमें स्टूडेंट्स ना उसकी पोइट्री सही तरह से उसको समझ के नहीं पढ़ते। और अमेरिकन लिटरेचर का बेटा जो पेपर आता है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है। तो ये जो आ रहा है ना यहाँ पे मेटाफर एंड देन इमेजरी, एनिमल इमेजरी, ये सारी चीजें मैं आपको जब मॉडर्न लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर पढ़ाऊंगी उस वक्त मैं आपको डिटेल्ड पढ़ा दूंगी। अभी अगर मैंने आपको ये मेटाफर का बताना शुरू कर दिया ना, आपका लेसन रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या है,
मेटाफर में आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ बेटा, दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स के जब कैरेक्टर ट्रेट्स को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम मेटाफोरिकली कंपेयर एंड कर, उसको हम कहते हैं कि मेटाफर है उसका। जैसे यहाँ पे देखे ना, वो कंपेयर करता है ओथेलो को हॉर्स के साथ, कि वो ओथेलो जो है वो उसको हॉर्स के, यू विल हैव योर डॉटर कवर्ड विद अ बार्बरी हॉर्स, ठीक है, तो वो कहता है उसको कि यू विल हैव योर डॉटर कवर्ड विद अ बार्बरी हॉर्स, कि तुम्हारी डॉटर को एक बार्बरी हॉर्स ने कवर कर लिया। एक्चुअली क्या है कि वो उसके हॉर्स के कैरेक्टर ट्रेट्स को किसके साथ कंपेयर कर रहा है, ओथेलो के साथ कंपेयर कर रहा है, कि ओथेलो इज जस्ट लाइक अ बार्बरी हॉर्स। रोड्रिगो whom Iago uses a cat's paw, और उसको किस तरीके से यूज किया उसने, कैट्स पॉ स्पोर्टेड इयागो स्टोरी, जो कि सपोर्ट करता था इयागो की स्टोरी को। इयागो देन सेज, आई एम वन सर दैट कम टू टेल यू योर डॉटर एंड द मूर आर नाउ मेकिंग द बीस्ट विद टू बैग्स, ठीक है। रोड्रिगो एड्स दैट डेस्डेमोना इज इंडीड इन द ग्रॉस क्लास और लैशिवियस मूड, और वो क्या कहती है, वो रोड्रिगो फिर बाद में कहता है कि डेस्डेमोना किसके हाथों में है, किसके ग्रॉस क्लास में है, उस लेस्टिरियस मूर के हाथों में है वो, जो उसकी बेटी है। द यूज ऑफ एनिमल इमेजरी इज यूज टू हेल्प कन्वे ओथेलो एज अ मॉन्स्टर। अब देखें ये क्या है, कभी वो उसको मॉन्स्टर कह रहा है, कभी वो उसको लेसिबियस मूर कह रहा है, कभी वो उसको जो है ओल्ड ब्लैक रैम कह रहा है, कभी वो उसको जो है एक बार्बरी हॉर्स कह रहा है। दीज आर द स्लोगन्स, दीज आर द एपिथेट्स जो कि वो यूज करते थे उस ब्लैक मूर के लिए। Brabantio, now convinced of the truth of the story, tell Rodrigo to summon help. Rodrigo also refers to Othello as thick lips, and Iago continuously uses the word slave, which are both racist terms. हालांकि वो तो एक कमांडर था, लेकिन उसको क्या वर्ड स्लेव यूज करते हैं। ये जो ब्लैक मूड्स है ना, अफ्रीकन ब्लैक मूड्स की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली बहुत सारे स्लेव्स थे। ये आप देखते होंगे अमेरिका के अंदर बड़ा एक ब्लैक और वाइट का बड़ा अक्सर वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। वो बेसिकली हुआ क्या था कि जब इन्होंने कॉलोनाइज कर लिया था ना अफ्रीकन को, तो वहां से ये अफ्रीकन स्लेव्स लेके आए थे, जो कि कश्तियां भर भर के आए थे ताकि वो अमेरिका में काम कर सकें। जब अमेरिका में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई थी और वहां पे काम करने वाले कम पड़ गए थे, फिर आपको पता है कि वहां पे डिफरेंट प्लेग और ये ब्लैक डेथ्स और इस तरह की काफी चीजें, जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से काफी डेथ्स हो गई अमेरिका में भी और यूरोप में भी। तो उस दौर में भी फिर यही कुछ हुआ था, तो ये फिर समंदर पार आए थे ये सारे ब्लैक्स, ठीक है। तो ये काफी लंबी चौड़ी, अब इसकी अगर कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल कभी आपको पढ़ाऊंगी, जब हम एडवर्ड सेड पढ़ेंगे प्रोज में, फिर मैं आपको वो सारा ये डिटेल पढ़ाऊंगी कि ये क्या हुआ था, ये सारा कुछ ना। तो बहरहाल अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो वो क्या कहता है कि रोड्रिगो ऑल्सो रेफर्स टू ओथेलो, कि वो उसको थिकलिप्स कहता है। इसी तरीके से जो एनिमल इमेजरी, कभी वो उसको मॉन्स्टर कहते हैं। एंड द चॉइसेस ऑफ एनिमल शो द अंडरलाइन रेसिज्म, ये उनकी अंडरलाइन रेसिज्म थी। ब्लैक्स अपने आप, वाइट्स जो हैं यूरोपियंस एंड अमेरिकन या वेस्टर्न्स जो हैं वो अपने आप को वाइट कहते हैं। दे थॉट, बल्कि दे यूज टू थॉट दैट दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है। वो अपने आप को बहुत प्योर समझते हैं, वो समझते हैं हमसे ज्यादा शायद नहीं कोई नहीं है, हमसे ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग कोई नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई शायद उनको ये लगता है कि हम किसी को भी कुछ कह सकते हैं, स्पेशली द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, हमें ये कहते हैं कि भाई ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किसे कहते हैं? भूखे और नंगे लोगों को, ठीक है। तो हमेशा ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, ये हमेशा समझ रहे होते हैं कि हम जैसे मुल्कों में शायद हम लोगों के पास रोटी नहीं है और कपड़ा नहीं है और मकान नहीं है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारा कुछ होता है। बट द थिंग टू सी कि जी एक नैरो व्यू से ये हम लोगों को देखते हैं, दैट इज बेसिकली द रेसिज्म। अगर मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताऊं, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द रेसिज्म एंड दे ऑलवेज डू दैट, दे ऑलवेज डू। हम लोग, हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सेम इज द केस विद ओथेलो। ये अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगी ना एडवर्ड सेड,
बेटा फिर एडवर्ड साइड बड़े बड़े दिल से मैं पढ़ाती हूँ, और उस वक्त फिर मैं आपको ये सारा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कौमें किस तरीके से गुलाम होती हैं और वो किस तरीके से दिमागी गुलाम होती है। एक तो चले आपको किसी ने जकड़ लिया ना जंजीरों में, लेकिन हम किस तरीके से दिमागी गुलाम है वो जब मैं आपको एडवर्ड सैड पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौमें किस तरीके से गुलाम बनाई जाती हैं और बगैर हथियार के बनाई जाती हैं। जैसे हम हो गए, हमें अमेरिकन बड़े अच्छे लगते हैं, हमें वेस्टर्न बड़े अच्छे लगते हैं। अगर हम किसी को आइडियलाइज करते हैं तो हम वाइट्स को करते हैं, उनके गोरे रंग के साथ साथ उनकी हर अदा हमें अच्छी लगती है, फिर चाहे वो बेशरम हो जाए, बेहया हो जाए, हमें उनकी बेहयाई भी अच्छी लगती है। तो व्हाट इज दिस? वी आर मेंटली स्लेव्स। हमें नहीं पता कि व्हाट इज द मोरालिटी, लेकिन हम उस चीज को मोरालिटी समझते हैं, उस चीज को नेकी समझते हैं जो अंग्रेज कर रहे हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड कर रही है, बिकॉज हम उनको आइडियलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम जिस पर्सनैलिटी को, जिस कॉम को आइडियलाइज करते हैं, फिर हम भी वैसे ही बन जाते हैं ना। हमारी अपनी तो साख, हमारा अपना किरदार तो रहा कोई नहीं ना। हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं, ना पूरे के पूरे अंग्रेज हैं, पता नहीं हम क्या हैं। ठीक है, बेसिकली वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज वी आर मेंटली स्लेव्स। तो दीज आर द थिंग्स जो ओथेलो के अंदर भी थी। ही वॉज मेंटली स्लेव, ही नोज ही इज ब्लैक, और he admitted he is black and his wife is the white one। ठीक है, that is the theme of racism। और फिर एक जगह पे तो एडवर्ड सैड ने ये भी कहा था कि वेस्ट जो है ना वो हंगरी हैं फॉर द चीप लेबर, चीप लेबर, चीप लैंड एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो हम ईस्टर्न हैं, हम ईस्टर्न वर्ल्ड है ना, तो ईस्टर्न जो है वो हंगर है, वो वैसे ही हंगर है, भूखे हैं, नंगे हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। उसने कहा ये दो जो चीजें ना ये कभी आपस में मिल नहीं सकती। एडवर्ड सैड का ये कहना था। रीजन एक इन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, एक इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, तो वो दोनों फिर किस तरीके से आपस में मैच कर सकते हैं। अगर हम ओथेलो और डेस्डेमोना की कहानी को पढ़ें तो ओथेलो वॉज एक्सट्रीमली ब्लैक। ठीक है, उसका बैकग्राउंड, उसकी हर चीज डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू द जो उसकी बीवी थी डेस्डेमोना। ठीक है, दैट्स वाई वो दोनों आपस में मैच नहीं कर सके। वो कहते हैं ना शादी उस घर में करनी चाहिए जहाँ पे आपका जो खानदानी हसब नसब जो है वो मैच करता हो, तो ताकि जो है ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो और ना इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि अपने जैसे लोगों में करनी चाहिए। उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो है एक क्लैश आ गया था दोनों की जो रेस और दोनों के स्टेटस में। तो यहाँ पे वही चीज वो बता रहा है, ओल्ड ब्लैक रैम एंड बैबरी हॉर्स, द रेफरेंसेस टू विच क्राफ्ट एंड द डेविल ऑल्सो हेल्प टू एम्फसाइज ओथेलोस डिफरेंसेस। और वो जो रेफरेंसेस थे टू विच क्राफ्ट और डेवल, वो भी एम्फसाइज किया ओथेलोस के डिफरेंसेस को शो करने के लिए। अब देखिए वो विच क्राफ्ट और डेवल को किसको शो कर रहा है कि भाई ये ओथेलो का ही काम है। ठीक है, द डेवल विल मेक अ ग्रैंड सायर ऑफ you, the beast with you backs। The playwright uses these characters to paint a picture of Othello as the embodiment of black stereotype held by people at this time, labeling him as different to everyone else। ठीक है, और प्ले राइट यूज करता है इन कैरेक्टर्स को कि वो पिक्चर, कैरेक्टर्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको कह देते हैं, कि वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करता है, कि वो पेंट करता है ओथेलो को कि वो एम्बॉडीमेंट है एक ब्लैक स्टीरियोटाइप का हेल्ड बाय पीपल एट दैट टाइम, labeling him as different to everyone else। By and by, Brabantio and other appear, the senator, after denouncing Othello for taking Desdemona to his sooty bosom, accuses the Moor of having used foul charms and drugs or minerals to weaken Desdemona's will। उसने कहा भाई इसने फाउल चार्म्स और इस तरीके से ड्रग्स और मिनरल्स उसकी बेटी को दिए हैं, तो तभी वो जाके एक ब्लैक मूर से शादी करने को मानी है, नहीं तो उसकी बेटी कैसे मान सकती थी कि वो एक ब्लैक मूर से शादी कर लेती। फिर वो कहता है द मैरिज बिटवीन ओथेलो एंड डेस्डेमोना वाज इंटररेशियल मैरिज। ठीक है, उन दोनों की शादी क्या थी? इंटररेशियल मैरिज थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन दोनों की शादी क्या थी, दो रेसेस का मिलाप था। प्रीवियसली ओथेलो वाज फेवरेट टू ब्राबेंटियो एंड ही
along with Desdemona, had dinner many times with Othello. But why does he instantly react to the news of marriage of Othello and Desdemona? अब वो यहाँ पे देखा जाए तो प्रीवियसली ओथेलो बड़ा फेवरेट था ब्रेबेंटियो का, और ही अलोंग विद डेस्डेमोना उसने कई दफा ओथेलो के साथ डिनर किया, लेकिन फिर उसने क्यों रिएक्ट किया उस न्यूज ऑफ मैरिज ऑफ ओथेलो एंड डेस्डेमोना को? इट इज बिकॉज ओथेलो इज ब्लैक. Instantly, the matter becomes an issue in the Venetian council chamber where the duke and other senators are preparing for war against the Turk. और फिर instantly मैटर एक इशू बन गया एक वेनेटन काउंसिल में, जब ड्यूक और बाकी सब जो है वो क्या कर रहे थे, सेनेटर्स वो प्रिपेयर कर रहे थे फॉर द वॉर अगेंस्ट द टर्क. There is a theme of racism throughout, one which was firmly embedded in the Venetian society, which reacts the marriage of Othello and Desdemona as wrong. Against all rules of nature, nothing separates Othello from the wealthy curl darling of our nation, except skin color. Iago, Rodrigo, and Brabantio combine to give us a portrait of Venetian racism. After Othello speaks eloquently of his love for Desdemona and she speaks on his behalf, the Duke exonerates Othello. But in doing so, the Duke obliquely denigrates Othello because of his race, apparently unintentionally, in a Freudian slip, telling Brabantio, "Your son-in-law is more fair than black," implying that fairness is superior to blackness. अब यहाँ पे देखें, और ओथेलो जो है वो डेस्डेमोना की मोहब्बत में बड़ा क्लियर कट बोलता है, एलोक्वेंटली बिल्कुल वाजे तौर पे बोल देता है, एंड शी स्पीक्स ऑन हिज बिहाफ, और वो भी उसके बिहाफ में बोलता है, और ड्यूक जो है वो ओथेलो की फेवर करता है. लेकिन इस तरह करने में ड्यूक क्या करता है, ऑब्लिकली डेनिग्रेट्स ओथेलो बिकॉज ऑफ हिज रेस, अपेरेंटली अनइंटेंशनली वो क्या कह देता है, उसके मुंह से एक फ्रूडियन स्लिप टेलिंग ब्रेबेंटियो, एक मुंह से उसके स्लिप हो जाता है, क्या कहता है, योर सन इन लॉ इज मोर फेयर देन ब्लैक, कि तुम्हारा सन इन लॉ जो है वो ब्लैक से ज्यादा फेयर है, इम्प्लाइंग दैट फेयरनेस इज सुपीरियर टू द ब्लैकनेस. वो ये इम्प्लाई करता है कि फेयरनेस कहीं ज्यादा सुपीरियर देन ब्लैकनेस. ब्रेबेंटियो रिलक्टेंटली एक्सेप्ट द रूलिंग, और ब्रेबेंटियो जो है रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करता है इस रूलिंग को. द रेशियल कन्फ्लिक्ट बिकम्स क्लियरर व्हेन वी कंसीडर ऑफ ईगो मोटिवलेस malignity अगेंस्ट ओथेलो, और रेशियल कंफ्लिक्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है जब हम कंसीडर करते हैं गैगो की मोटिवलेस मैलिग्नेंट, उसकी उसका जो हसद होता है अगेंस्ट ओथेलो, वो बड़ा क्लियर कट हमें समझ आता है यहाँ पे. ईगो सीम्स टू हैव फ्यू मोटिव्स फॉर हिज devious actions, although he resent Othello. Resent हेट करना, Othello being promoted before, उसको हसद क्यों होता है, क्यों उससे इख्तलाफ होता है, क्यों उससे हेटेड होता है, क्योंकि वो being promoted before himself, क्योंकि वो उसके सामने प्रमोट हो गया. It seems that from his speech that the thing he hates most about Othello is the color of his skin. ठीक है, उसके कलर ऑफ स्किन की वजह से वो उससे नफरत करता था. बिकॉज ऑफ दिस ही यूजेस unintelligent and colloquial racism to insult Othello. और फिर वो कहता है, वो क्या करता है, वो यूज करता है unintelligent और colloquial racism ताकि वो ओथेलो को इंसल्ट कर सके. He refers to Othello as thick lips. Essentially, Iago is the representative of the white race, a pre-Nazi figure who tries to inform the public of the impurity of Othello and Desdemona's marriage. एक प्री नाजी फिगर जो कि ट्राई करता है कि वो इन्फॉर्म करे पब्लिक को ऑफ द इम्प्योरिटी ऑफ ओथेलो एंड डेस्डेमोना's मैरिज, कि ओथेलो और डेस्डेमोना की मैरिज जो है वो इम्प्योर है. ही डेमोन्स्ट्रेट हाउ दिस miscegenation is threatening to the existing social order, और ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि किस तरीके से ये मिसजिनेशन वो एक थ्रेटनिंग है, यानी कि दो रेसेस का आपस में मिलाप होना किस तरीके से सोशल ऑर्डर के खिलाफ है, ब्लैक एंड व्हाइट का. Having lost a battle, Iago continues to plot to win the war, still using racism as one of his weapons. Consider that in referring to Othello, he sometimes inserts the word black to remind listeners that the mood is different, a man apart, a man to be isolated. और वो क्या करता है, वो इन रेफर टू ओथेलो वो कभी कभार क्या करता है, इंसर्ट करता है वर्ड ब्लैक, ताकि वो
लिसनर को रिमाइंड कर सके। हमने उसके सोलिक्वाइस पढ़े थे, तो वो फिर आफ्टर रेफरिंग टू ओथेलो इन एक्ट 1 कि वो एक ब्लैक रैम है, वो बताता है माइकल कैसियो को इन एक्ट 2 सीन 2, कम लेफ्टिनेंट आई हैव अ स्टूप ऑफ वाइन। वो कहता है कम लेफ्टिनेंट मेरे पास क्या है, स्टूप ऑफ वाइन है, एंड हियर विदाउट आर अ ब्रेस ऑफ साइप्रस gallants that would fain have measure to the health of black Othello. Iago's scheme would not have worked without underlying atmosphere of racial prejudice in Venetian society, a prejudice of which both Desdemona and Othello are very aware. Shakespeare Desdemona copes with prejudice by denying it access to her own life. Her relationship with Othello is one of love, and she is deliberately loyal only to that. और उसका relationship जो था Othello के साथ is one of love. ठीक है, और फिर क्या था, वो डेलिबरेटली लॉयल भी थी अपने हस्बैंड के साथ. द जेलसी एंड रेसिज्म आर बोथ इंटरकनेक्टेड. द थिंग दैट फ्यूल्ड ओथेलो's jealousy was his belief that he is black and Desdemona is white. बेटा ये आ गया ना यहाँ पे, ये सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, कि मूर अंदर ही अंदर से उसका ये बिलीव था कि वो ब्लैक है, वो इंफीरियर है, ही इज अ स्लेव एंड डेस्डेमोना इज वाइट. ये चीज होती है जो कि इंसान को जो है डिफरेंट, जिसे कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स में डाल देती है. दैट ही इज अनफिट टू रिटेन हर अटेंशन फॉर लॉन्ग, और उसको ये भी पता था कि वो अनफिट है, कि बहुत अरसे तक वो उसकी अपनी बीवी की अटेंशन नहीं रिटेन कर सकेगा. Othello in a fundamentally ethnocentric and racist society, और fundamentally क्या था, वो एक ethnocentric और racist society का part था, finds himself confronted with the horrible reality of his self-contempt when there is a cause to believe that Desdemona, whose love have been shield against his self-contempt, now betrays him too. और फिर उसको ये बिलीव हो गया इसी बेस पे, उसकी रेसिज्म बेस पे, कि वो ब्लैक है, वाइट है, और वो, तो फिर वो ये उसका गुमान ही जब गलत हो गया, तो उसको फिर सब कुछ भी गलत नजर आना शुरू हो गया. तो वो जो था उसका बिलीव कि डेस्डेमोना जिसकी मोहब्बत एक्चुअली शील्ड है अगेंस्ट हिज सेल्फ कॉन्टेम्प्ट, तो अब उसको लगने लगा कि वो उसको अब धोखा देगी. Thus, Shakespeare's Othello is psychoanalytic view of self-loathing man and his doomed attempts to defend himself against a painful reality. और शेक्सपियर का जो ओथेलो है वो क्या है, एक साइको एनालिटिक व्यू है एक सेल्फ लोथिंग मैन का, और उसकी एंड हिज डूम्ड अटेम्प्ट टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट अ पेनफुल रियलिटी, और उसकी वो जो डूम्ड अटेम्प्ट है कि जो उसने एट द एंड अपने आप को डिफेंड किया, वो अगेंस्ट एक पेनफुल रियलिटी है. The society and culture Othello finds himself is one where racism and ethnocentrism. Ethno का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, मट्टी, जमीन, एरिया. तो यहाँ पे एथनोसेंट्रिसिज्म क्या होता है, रेसिज्म को ही एथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, कि जमीन की बेस पे लोगों को जज करना. ठीक है, वेस्ट और ईस्ट की बेस पे लोगों को जज करने को हम कहते हैं ये एथनोसेंट्रिसिज्म है. प्रीवेल्ड एंड प्रीजुडाइसेस अबाउंड, वही बात होगी ना, यही एथ्रोसेंट्रिसिज्म है जो कि प्रीवेल कर रही है, और इसी बेस पे प्रीजुडाइस जजमेंट्स इसी बेस पे होते हैं. और नॉर्मली हम लोग पाकिस्तानी होके बड़े मजे से कह देते हैं पाकिस्तानी होते ही ऐसे हैं, बिकॉज हमने मान लिया कि भाई हम हैं ही खराब, सारी करप्शन पाकिस्तानियों में ही है. और कभी आपने किसी अंग्रेज को देखा, वो अमेरिकन को ही कहता है सारी खराबी हमारे अंदर ही है, हालांकि जितना ज्यादा जमीन पे फसाद क्रिश्चियन ये जो है अमेरिकन ने फैलाया है और डेवलप्ड नेशंस ने फैलाया है, जितनी वॉर्स इन्होंने जनरेट की हैं, जितनी वॉर्स क्रिश्चियंस ने जनरेट की हैं, वेस्टर्न्स ने जनरेट की हैं, इतनी तो बेटा किसी ने भी नहीं की. तो क्या है कि जब हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते और जब हम इन चीज़ों को नहीं देखते और फिर हम ईस्ट एंड वेस्ट के बेस पे एक दूसरे को जैसे कहना चाहिए करना शुरू कर देते हैं कि ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, और हम यहाँ से पैसे कमाएं और बाहर चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा. पाकिस्तान में बहुत कुछ रखा है, लेकिन हमारे अंदर ये जो एंथ्रोसेंट्रिसिज्म है ना, ये इस हद तक कूट कूट के भर गई है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक बंदा कमाता है तो पूरा खानदान खाता है. मुझे पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री बता दें.
कि जहाँ पे एक बंदा कमाए, और वहाँ आप वेस्ट में चले जाएं, सारों को कमाना पड़ता है, फिर भी पूरी नहीं होती। यहाँ पे एक कमाता है और सारे खाते, पूरी हो जाती है। ठीक है, ये पाकिस्तान है। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, जो टैलेंट पाकिस्तान में है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। जितना मेहनती बच्चा पाकिस्तान का है, वो कहीं पे भी नहीं है। और पाकिस्तानी इसको फ्रीलांसिंग की दुनिया में, पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट रैंक में, थर्ड नंबर पे आता है। और फ्रीलांसिंग की दुनिया में पाकिस्तानियों को कहा जाता है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नेशन। ये मैं आज आपको बता रही हूँ। ये है हमारी वैल्यूज, कि हमें बात करने का तरीका आता है। द वेरी हम्बल एंड सोफिस्टिकेटेड नेशन। ठीक हो गया। एक हम है, अपने आप को गालियां देते रहते हैं। तो बेटा ये क्या है? दैट इज बेसिकली द इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हम वी आर द मेंटली स्लेव्स, हमने मान लिया हम बुरे ही हैं। आप कभी देखें ना, जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को, उनके पास पैसा होगा भी ना, कपड़ा होगा भी, हम उनको लेके भी दे देंगे कि याद जाओ अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाओ, लेकिन वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनाएंगे उसको। रीजन, उन्होंने मान लिया हम गंदे ही ठीक है। ठीक है, उनको हम अच्छे कपड़े भी ले दें, सिलाई करके भी दे देंगे, सारा कुछ करके, वो फिर भी नहीं पहनेंगे। ना तो वो अपने हालात बदलना चाहते हैं, ना अपनी सोच बदलना चाहते हैं। ठीक है, बड़ा मुश्किल है क्लास 4 का माइंड चेंज करना। तो दीज आर द थिंग्स कि बेटा ये हमारे प्रेजुडाइसेस हैं, जो पेनिट्रेट कर जाते हैं हमारी पर्सनैलिटीज के अंदर। ठीक है, हर फर्द मतलब के मुकद्दर का सितारा। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने यही कहा था ना। तो ये नेशन कोई छोटी मोटी नेशन नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी नेशन है। ये एक ब्रिलियंट नेशन है। आपको क्या पता है कि इसके अंदर क्या है? ठीक है, ये बड़े अच्छी हमारी जो इस वक्त की यूथ है। आप सोचें किसी मुल्क के अंदर, जैसे आप लोग मेरी बड़े आराम से बात सुन रहे हैं, आप किसी और कंट्री में जाके देखें, कोई सुनता है ऐसे किसी की बात? कोई देता है टीचर्स को इतनी इम्पोर्टेंस जैसे हमारे मुल्क के अंदर दी जाती है? तो मुझे तो मतलब वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि हम इतनी अच्छी ज़मीन पे पैदा हुए। अल्लाह ने हमें इतनी बरकतों वाली ज़मीन दी, और फिर यहाँ पे इतने प्यारे अल्लाह ने लोग पैदा किए। और जब मैं गई हूँ वहाँ पे, सूरिया गई हूँ, तो लिटरली वहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, बहुत इज्जत थी। तो ओ यू आर पाकिस्तानी एंड दिस एंड दैट एंड सो ऑन। बाकी बेटा आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि वहाँ जाके आप अपनी नेशन को, अपने मुल्क को जो है ना, वो शो कर रहे होते हैं। ये मैं आप आगे जाके बताती हूँ, फिर आपको जरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। दिस अब्सॉर्ब प्रेजुडाइज अंडरमाइंस। अब ये अब्सॉर्ब प्रेजुडाइसेस होते हैं, ये अंडरमाइन करते हैं हिम विद थॉट ऑफ अकिन टू आई एम नॉट अट्रैक्टिव। उन हमें ये लगने लग जाता है, जैसे ओथेलो को भी ये लगने लगा, हमें भी ये लगता है हम अट्रैक्टिव नहीं है, हम नहीं कर सकते, जैसे वेस्ट कर सकता है हम नहीं कर सकते। तो ये जब हमने मान लिया कि हम नहीं कर सकते, तो फिर कैसे होगा? मानेंगे कि हो सकता फिर ही होगा, नहीं मानेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो वहम का कोई इलाज नहीं होता ना। I am not worthy of Desdemona. It cannot be true that she really loves me. And if she loves me, then there must be something wrong with her. ठीक है, वो कहता है अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो उसके जरूर उसका दिमाग खराब है। And if these thoughts inflamed by Iago's hints and lies prevent Othello from discussing his concerns and fears directly with Desdemona, and so he acted on panicked assumption in order to survive the combined onslaught of internalized prejudice and direct venom of Iago. Othello would have had to be near perfect in strength and self-knowledge, and that is not a fair demand for anyone. और अगर इन ऑर्डर टू सर्वाइव द कंबाइंड ऑनस्लॉट यानी कि कुर्बान कर देना ऑफ इंटरनलाइज प्रीजुडाइज और डायरेक्ट वेनम ओथेलो, कि इन ऑर्डर टू, कि उसने सर्वाइव, इन ऑर्डर की अगर सर्वाइव करना पड़े इस तरह के कंबाइंड ऑनस्लॉट को, कॉम्बिनेशन को, किसका? इंटरनल प्रीजुडाइज और डायरेक्ट वेनम। जहर किसका था? ईगो का। ओथेलो वुड हैव हैड टू बी नियर परफेक्ट इन स्ट्रेंथ एंड सेल्फ नॉलेज। उसको परफेक्ट होना चाहिए था स्ट्रेंथ और सेल्फ नॉलेज पे। देखिए बेटा, जिस इंसान का अपने ऊपर मान नहीं है ना, वो किसी पे भी मान नहीं रख सकता। अगर मुझे मेरे अपने ऊपर मान नहीं है, मैं आपको क्या सिखाऊंगी? मुझे बता दें, सिखा सकती हूँ? नहीं ना।
जब मैंने सोचा हुआ मुझे करना है, दिस इज द राइट थिंग एंड आई हैव टू, मैं अगर खुद ही इस सब्जेक्ट के बारे में पजल्ड हूँ तो मैं अब आपको क्या कहूंगी। और सबसे बड़ी पर्सनल चीज जो होती है ना बेटा, डिग्री नहीं आपकी शान शौकत बनाती, आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है। और पर्सनैलिटी कब रिफ्लेक्ट करती है? जब आपके अंदर कुछ होता है। मैं डिग्री को गले में लटका के, हार बना के या माथे पे चिपका के नहीं फिर सकती, लेकिन हमारा अंदाजे बयां, हमारी पर्सनैलिटी। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जस्ट इसके अलावा आपने मुझे नहीं देखा, ठीक हो क्या? तो फिर क्या, अभी क्या बोल रहा है? अभी मेरी पर्सनैलिटी बोल रही है, ठीक हो क्या? तो बेटा अगर एक इंसान के अंदर सेल्फ नॉलेज ही नहीं है, सेल्फ सीकिंग नहीं है, सेल्फ पावर नहीं है, वो क्या अपनी जिंदगी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा इंसान फेल हो जाता है। अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। ठीक है, तो अपने मन में डूब के पाना है। तो सेल्फ सीकिंग नॉलेज, सेल्फ को एक्सप्लोर करना और सेल्फ नॉलेज होना, फिर उसके ऊपर मान होना। ठीक है, तो ओथेलो ऐसा इंसान नहीं था। वो इंटरनली वीक था, वो इंटरनली स्लेव था, वो इंटरनली एथोसेंट्रिक व्यू पॉइंट का बंदा था। और उसको यही लगता था एंड दैट इज नॉट फेयर डिमांड फॉर एनीवन, ये कोई फेयर डिमांड नहीं है किसी के लिए भी। The racism plays a significant part in bringing the tragedy of Othello. Shakespeare is also sending an anti-racist message through his play Othello. Those who discriminate people racially are true, devious characters, and Shakespeare shows this clarity through Iago and Brabantio. Iago is portrayed as the most evil villain and also as the hateful racist. ठीक है, Iago को पोर्ट्रे किया गया मोस्ट इवल विलन भी और एक हेटफुल रेसिज्म भी। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो व्हाइट्स हैं इंटरनली दे आर ब्लैक्स, बट ब्लैक्स सपोज दैट दे आर व्हाइट्स। ठीक है, हमने सपोज कर लिया ना कि वो व्हाइट्स हैं, ठीक हो गया, हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को व्हाइट सपोज कर लिया कि जी ये क्योंकि बाहर से व्हाइट है तो अंदर से भी व्हाइट हो गए, हालांकि यागो एक व्हाइट कैरेक्टर ही था, व्हाइट्स में से था। ठीक है, but he was internally a venom. Shakespeare is denouncing those who attack people purely on the basis of color of their skin or their nationality. और शेक्सपियर ने डिनाउंस किया है ऐसे उन लोगों को जो कि अटैक करते हैं लोगों को प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, उनके कलर ऑफ देयर स्किन या उनकी नेशनैलिटी की बेस पे उनको जो है वो प्योरली अटैक करते हैं। इधर तो लोग अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। ठीक है, हमारा जो पाकिस्तान में ये देखें, थोड़ी बहुत रेसिज्म, थोड़ी नहीं अच्छी खासी यहाँ पे भी है। ठीक है, जो कुछ एक पता नहीं कौन कौन सी कास्ट होती है, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा आम है यहाँ पाकिस्तान में। जी हम अपनी कास्ट में ही शादी करेंगे, दूसरी कास्ट में शादी की तो हमारी नस्ल खराब हो जाएगी। बाज लोग ये भी बयान दे देते हैं कि जी भाई ये तो अपनी नस्ल खराब करने का वो है, हम क्यों पंजाबी क्यों उर्दू स्पीकिंग्स में शादी करें, और उर्दू स्पीकिंग क्यों, मतलब नस्ल का इम्तियाज, रंग का इम्तियाज, उसके बाद फिर जबान का इम्तियाज। ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल ही एक सेकेंडरी चीज होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। बहरहाल अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि बेटा पाकिस्तानीज क्या है। ये मेरे ख्याल है मीटिंग एंड होने वाली है आप लोगों की, 1 मिनट रह गया। तो मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तानी हु पाकिस्तानीज आर, हम कौन है बेसिकली। मेरी एक फ्रेंड थी, वो चाइनीज थी, उसके साथ कहीं मेरी की पार्टी पे मुलाकात हुई थी। लिटरली शी वॉज सो मच इंस्पायर्ड बाय मी। जब हालांकि मैं अबाए में थी और सारा कुछ था, मतलब मैं उससे मिली एक पार्टी